So welcome back students to my channel English Essential. This is Gautam Singh, your teacher of English Compulsory and Literature. हमारे लिटरेचर का नेक्स्ट जो ऐसे है वो है नॉन फिक्शन में जो ऐसे है हमारा डज कल्चर मैटर। थोड़ा जो टाइटल है क्योंकि आरबीएससी की बुक है ऑब्वियसली जैसी थर्ड क्लास क्वालिटी की होती है, पेपर थर्ड क्लास है, प्रिंटिंग थर्ड क्लास है, तो जो यहाँ प्रिंटिंग है वो बहुत लाइट है उसमें कलर का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीएससी की बुक है तो मिस प्रिंटिंग होना और घटिया क्वालिटी की होना तो ये मेरे ख्याल से उनका कैरेक्टर है जिससे दिखाई देता है कि भाई किस लोअर क्वालिटी के जो है एजुकेशनल मटेरियल छापा जाता है। लेकिन फिर भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है और शायद बाकियों की बुक में अच्छा प्रिंटिंग होगा, आई होप। तो डज कल्चर मैटर जो हमारा टाइटल है उसके टाइटल में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि जो ऑथर है उसने हमारे सामने अपने निबंध के थ्रू एक सवाल उछाला है कि क्या जो कल्चर यानी कि जो संस्कृति होती है क्या वो वाकई में महत्वपूर्ण होती है, क्या उसका कोई महत्व है हमारे जीवन में, इंसान के होने न होने में। तो उसी का जो आंसर है वो अपने ऐसे के थ्रू हमारे ऑथर ने करा है। ऑथर का नेम है E.M. फॉस्टर। तो चलो देखते हैं कि कल्चर संस्कृति हमारे लिए क्यों जरूरी है ऑथर के व्यू से। तो जैसा कि ऐसे में होता है, निबंध में होता है, ऑथर किसी टॉपिक को लेगा, उसे एक्सप्लेन करेगा, उसके बारे में अपने ओपिनियन, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और सजेशन, ये सारी चीजें वो जरूर देगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल्चर इज फॉरबिडन वर्ड। ऑथर कहता है कि वैसे जो संस्कृति है वो एक फॉरबिडन यानी कि निषिद्ध वर्ड है, यानी उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आई हैव टू यूज इट। लेकिन ऑथर कहते हैं कि मुझे जानबूझ के इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्यों? नोइंग ऑफ नन बेटर, क्योंकि ऑथर कहते हैं मेरे पास और कोई बेहतर जरिया है ही नहीं इस बात को कहने का। किस बात को कहने के लिए? टू डिस्क्राइब द वेरियस ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑथर कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही दिलचस्प है, जो उन चीजों को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं, उनकी व्याख्या करना चाहूं, तो मैं आपके आगे बिना संस्कृति शब्द के नहीं कर सकता। लेकिन किस प्रकार की चीजें हैं वो? विच मैन हैव मेड इन द पास्ट। ऐसी चीजें, कुछ ऐसी संस्कृति से जुड़े हुए वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स जो इंसान ने अपने भूतकाल में तैयार करे एंड हैंडेड डाउन टू अस, और हम यानी कि जो आज की पीढ़ी है उसके हाथ में हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथ में उसको सौंपा। एंड विच सम ऑफ अस आर होपिंग टू हैंड ऑन, और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन चीजों को, उन कलात्मक, उन सुंदर, उन प्राचीन चीजों को अपने आने वाली जो सभ्यता है उसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। तो ऑथर कहता है कि अगर मैं इतिहास की उन खूबसूरत, उन कलात्मक, उन सौंदर्य से भरी हुई, खूबसूरती से भरी हुई चीजों की बात करूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी, और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, तो अगर उन चीजों को मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूं, उनकी व्याख्या करूं, तो फिर मुझे संस्कृति शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि निषिद्ध हो चुकी है, जिसका लोग प्रयोग नहीं करना चाहते, जिसके बारे में सुनना नहीं चाहते, लेकिन मुझे उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। मैनी पीपल डिस्पाइज देम। ऑथर कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं उसके कल्चर की, संस्कृति की, और जो हमारे पूर्वजों से मिली हुई जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं का मतलब जरूर नहीं है कि वो कोई हाथ में छुई जाने वाली कोई वस्तु हो, वो कोई कला से जुड़ी हुई चीज हो सकती है, संगीत से जुड़ी हुई चीज हो सकती है, साहित्य से जुड़ी हुई कोई चीज हो सकती है। ऑथर कहता है कि लेकिन ये जो प्राचीन और पुरातन वस्तुएं हैं, बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं? डिस्पाइज, यानी कि उसकी उपेक्षा करते हैं। दे आर्ग्यू विद फोर्स एंड दैट कल्चरल स्टफ टेक्स अप ए ग्रेट डील ऑफ रूम एंड टाइम। ऐसे लोग जो इन प्राचीन चीजों की और संस्कृति की उपेक्षा करते हैं, उनकी एक दलील क्या होती है? वो आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं बड़ी ताकत के साथ, बड़े जोश के साथ, कि ये जो साहित्य और संस्कृति से जुड़ी हुई ये जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा समय लेती हैं और बहुत सारी जगह लेती हैं। इनको समेटने और सहेजने के लिए, उनको याद रखने के लिए बहुत सारा समय और जगह व्यर्थ करनी पड़ती है। दे आर्ग्यू विथ फोर्स एंड हैड बेटर बी स्क्रैप्ड। और इन लोगों का मानना यह होता है कि ये जो साहित्य और जो संस्कृति है और इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनको कबाड़ में निकाल देना चाहिए, इन चीजों को खत्म कर देना चाहिए, रखने की जरूरत नहीं है। एंड दे आर्ग्यू विद लेस फोर्स दैट वी लिव इन ए न्यू वर्ल्ड विच हैज बीन वाइप्ड क्लीन बाय साइंस।
लेकिन ऐसे लोग थोड़े जोश के साथ इस बात की तो तरफदारी करते हैं कि भाई हमें पुरानी जो चीजें जुड़ी हुई है, अपने पूर्वजों से मिली हुई चीजें हैं, वो उपयोग की नहीं है, उनको कबाड़ में निकाल देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उससे थोड़ा कम जोश के साथ वो लोग इस बात के बारे में बहस करते हैं कि आज का ये जो संसार हमारे सामने है, इसको वाइप्ड क्लीन, यानी इसको झाड़ पोंछ के चमकाकर जो हमारे साथ में दिया है, हमारे हाथ में ये काम करके दिया है विज्ञान ने, एंड कैन नॉट प्रॉफिट बाय ट्रेडिशन। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं और ना ही इस बात को वो आपके सामने कह सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारी ये जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से इस ये जो हमारा समाज है और ये जो हमारी संस्कृति आज जो दुनिया हमारे सामने है, इसका कोई भी भला पुराने परंपराओं से नहीं हो सकता। लेकिन इन दलीलों को देते टाइम इन लोगों का जो जोश है वो थोड़ा कम देखा जाता है। वो ये बात तो कहते हैं कि आज की जो संस्कृति और जो दुनिया और जो परंपराएं हैं वो विज्ञान के द्वारा प्रदान हमें की गई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये विज्ञान के द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए जो हमारी परंपराएं हैं वो इस समय में उपयोगी नहीं है, किसी काम की नहीं है, बेकार नकारा हो चुकी है। लेकिन ये कहते टाइम थोड़ा उनका जो जोश है वो कम हो जाता है। साइंस विल वाइप अस क्लीन कॉन्स्टेंटली। ऑथर कहता है बिल्कुल मैं ये बात मानता हूं कि जो विज्ञान है वो आने वाले समय में भी लगातार हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे साहित्य को, हमारी परंपराओं को, हर एक चीज को झाड़ पोंछ कर चमकाकर हमें देता रहेगा। दे होप, ऐसा वो लोग भी सोचते हैं जो संस्कृति का विरोध करते हैं, एंड एट डिक्रीजिंग इंटरवल्स। और वो लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे जैसे ये जो समय का अंतराल है कम होता रहेगा। इसका मतलब यह है कि भाई जैसे विज्ञान को बड़ा टाइम लगा है, जैसे इंसान को इंजन बनाने में, इंजन से उसमें पहिए जोड़कर उसको एक ऑटोमोबाइल बनाने में, तो इस तरीके से जो अंतराल है, लेकिन अब वो घट जाएगा। अंतराल ऐसे घट जाएगा, कुछ ही साल पहले की बात है कि बटन वाले सैनफोन चलते थे, अब टच स्क्रीन वाले चलते। तो ये जो अंतराल है ये धीरे धीरे कम हुआ है। पहले हैंड्स जो रेडियो वायरलेस सेट होते हैं वो बने, वायरलेस सेट बनने के कुछ ही समय बाद जो सेलफोन है उसका इन्वेंशन हो गया। तो वो इसलिए हुआ कि, लेकिन जो रेडियो था, वायरलेस जो था, उसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगा था। तो एक बार जब इन्वेंशन हो जाती है तो उससे जुड़ी हुई जो फर्दर इन्वेंशन होती हैं बड़ी रैपिडली, बड़ी तेजी से होती हैं और उनके बीच का जो अंतराल है वो गायब हो जाता है। तो अब जैसे कि वायरलेस हैंडसेट आने के बाद में सेलफोन का बनना, ये इसमें बहुत लंबा गैप था। लेकिन एक बार जो बटन वाले सेलफोन जब बन गए तो उससे लेकर जो टच स्क्रीन वाले सेलफोन आए तो बड़ी जल्दी बन गए। इनको उतना लंबा फासला, इतना लंबा समय नहीं लगाना पड़ा। तो जो संस्कृति से नफरत करते हैं और जो कल्चर से नफरत करते हैं उन लोगों का ये कहना है कि आने वाले समय में ये जो संस्कार, ये जो विज्ञान से जो फायदा हमारे समाज को मिल रहा है ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा और जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बड़ी तेजी से होंगे। ब्रॉडकास्टिंग एंड द सिनेमा हैव वाइप्ड आउट द ड्रामा। ऑथर कहता है, जैसे एक दूसरा हम तरीका देखें, ऑथर अपना नजरिया बताता है। ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण, वो रेडियो प्रसारण की बात कर रहा है। पहले जब टेलीविजन नहीं था तो रेडियो इस दुनिया का इकलौता मनोरंजन का और समाचारों को भेजने का साधन था और पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंड रहते थे, गाने सुनने के लिए, समाचार सुनने के लिए, सारी चीजों के ऊपर उसी के ऊपर डिपेंड करते थे। एंड द सिनेमा, और थिएटर में जाके जो मनोरंजन किया करते थे, मूवीज देखते थे, हैव वाइप्ड आउट द ड्रामा। लेकिन ये जो दो आधुनिक तकनीक के विज्ञान की दी हुई चीजें थी, पहली तो ब्रॉडकास्टिंग और सिनेमा, इसकी वजह से जो मंच पर, रंगमंच पर ड्रामा खेला जाता था, जो नाटक किया जाता था अदाकारों द्वारा, लोग कलाकार होते थे वहां स्टेज पर लाइव ड्रामा करते थे, उसने उस ड्रामा को क्या करा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लोग क्यों ड्रामा देखेंगे जब मूवीज उनको ज्यादा अच्छी लग रही हैं? जब घर में बैठ के वो किसी ड्रामा को सुन सकते हैं, नाटक को सुन सकते हैं, तो वो देखने के लिए थिएटर क्यों जाएं? एंड क्वाइट सून वी मे होप फॉर सम न्यू इन्वेंशन विच विल वाइप आउट द सिनेमा इंडस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग हाउस। ऑथर कहता है कि जल्द ही एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो सिनेमा है, जो मूवी देखने जाना, थिएटर पे लोग जाते हैं, और ये जो प्रसारण होता है रेडियो का, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और ऑथर की बात बिल्कुल सही साबित हुई। आज रेडियो कौन सुनता है? कोई रेडियो में समाचार नहीं सुनता, कोई रेडियो में गाने नहीं सुनता, कोई रेडियो में जो नाटक वगैरह हैं उनको सुनने की तकलीफ नहीं करता, क्योंकि लाइव देख सकते हैं। जब सामने हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं तो क्यों जाए? तो ऑथर ने बहुत साल पहले जब ये चैप्टर लिखा, ऑथर ब्रिटिश है, ब्रिटेन के हैं, और ब्रिटेन में ड्रामा का ये जो मंच पर खेले वाले नाटक हैं उनका इतना जबरदस्त था कि अगर आज भी तुम ब्रिटेन के किसी बड़े थिएटर में रंगमंच का नाटक देखने जाओगे तो तुम्हें कम से कम 2 या 3 महीने पहले अपने टिकट की बुकिंग करानी होगी, जो बहुत अच्छे थिएटर्स हैं जिनमें बहुत अच्छे नाटक खेले जाते हैं। तो आज भी 2-3 महीने पहले वहां एडवांस बुकिंग होती है, अदरवाइज बुकिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो जो असभ्य देश है, जिन लोगों को पता नहीं कि असली कला क्या होती है, वो अपना भोंडा मनोरंजन करने के लिए इन सारी चीजों पर डिपेंड रहते हैं।
उन लोगों को थिएटर में मूवी देखना एक छिछोरी और सस्ते किस्म का जो एंटरटेनमेंट होता है, अश्लील किस्म का जो मजाक होता है, वो बड़ा पसंद आता है। वो उसे ना तो गंभीरता से लेते हैं और ना किसी लेते हैं, लेकिन चलो वो एक अलग समस्या है, उससे हम नहीं जूझ सकते। लेकिन बात यह है कि देखो, ऑथर ने कितने टाइम पहले बिल्कुल सही कहा था कि आज तो जो ये रेडियो प्रसारण है और ये जो मूवी थिएटर है, इन्होंने आज रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक को खत्म कर दिया, लेकिन जल्दी एक ऐसा दिन आएगा जब कुछ और नई चीजें आएंगी, जो इस रेडियो के प्रसारण, जितने भी रेडियो चलाने वाले चैनल्स है, ये सब ठप हो जाएंगे और जो सिनेमा इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। In this constant scrubbing, what place can there be for the broadcasting consorters or the solitary reading of Dante? ऑथर कहता है कि लेकिन जब एक ऐसा दिन आएगा, ये जो रगड़म पट्टी चल रही है, स्क्रबिंग का मतलब है वैसे रगड़ना, लेकिन यहां पे रगड़ने का मतलब है ये जो धक्का मुक्की चल रही है ना, कि पहले सिनेमा आया, रेडियो आया, उसने ड्रामा को धक्का देके इस दुनिया के रंगमंच से बाहर कर दिया, लेकिन जल्दी कोई ऐसी चीज आएगी जो सिनेमा और जो रेडियो प्रसारण है उसको धक्का देके बाहर कर देगी। लेकिन ये जब धक्का मुक्की चलती रहेगी, तो ऑथर कहता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग कंसर्टर्स होते हैं, कंसर्टर्स जो संगीत की प्रस्तुति देते हैं, यानी संगीतकारों का एक दल होता है और उसके पीछे बजाने बजाने वाले हुआ करते थे, वो मंच पे चढ़ता था और मंच पे चढ़ के या तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संगीत की प्रस्तुति देता था, या फिर अकेला खड़ा होकर गाना गाता या फिर गाती थी। तो ऑथर कहता है कि फिर कौन इनको सुनेगा, कौन इन लोगों को देखने के लिए जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा। सॉलिटरी रीडिंग ऑफ दांते। दांते अलीगरीरी एक इटालियन पोएट थे। तो एक जमाना जब ऑथर के टाइम पे वो था कि जब रेडियो में दांते की कविताओं का प्रसारण होता था। ऑथर कहता है कि लेकिन जब अकेले दांते की कविताओं का रेडियो पे प्रसारण होगा तो कौन सुनेगा आने वाले टाइम में? कोई भी नहीं सुनेगा। और फॉर द मोज़ेक्स ऑफ सेंटा सोफिया। सेंटा सोफिया देखो जो है वो अगर तुमने सुना होगा तो जो टर्की जो कंट्री है, तुर्की, उस तुर्की में एक हागिया सोफिया करके चर्च हुआ करता था। बड़ी बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट बात है कि कुछ ही समय पहले की बात है, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, कि उन लोगों ने उस चर्च को, वो जो कि म्यूजियम बन चुका था, उस पर कब्जा करके उसमें एक और मस्जिद बना दी। तो ऑब्वियसली भारत में हो चाहे तुर्की में हो, जो धर्म का अंधापन होता है वो इतिहास को हमेशा रोनता है, खत्म करता है। कोई किसी को मस्जिद गिराने में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई चर्च को गिराने में इंटरेस्ट ले रहा है। अरे बेवकूफों, जो चीजें 200, 400, हजारों साल पहले बनी थी, क्यों उससे छेड़छाड़ कर रहे हो? क्या तुम्हारी पूजा करने के लिए, इबादत करने के लिए क्या मस्जिदें और मंदिर कम पड़ रहे हैं? लेकिन नहीं, वो जो धर्मांध व्यक्ति होते हैं वो इतने अनपढ़ जाहिल किस्म के होते हैं, इतने असभ्य किस्म के होते हैं कि कला, संस्कृति, इतिहास, सौंदर्य, कलात्मक, ये क्या चीजें होती हैं उनके दिमाग में कभी घुस नहीं सकती। क्योंकि जिसके दिमाग में गोबर हो, उस आदमी के तो दिमाग में सिर्फ सड़ांध आ सकती है, किसी सुंदरता की जो खुशबू है वो कभी उसके दिमाग में नहीं आ सकती। तो ये उसी की बात हो रही है। अब मोज़ेक्स क्या होता है? देखो, मोज़ेक्स असल में एक आर्ट होती है, या तो टाइल के टुकड़े लेके, या कांच के टुकड़े लेके, या जो रंगीन पत्थर होते हैं उनके टुकड़े लेकर फर्श पर, दीवारों पर अलग अलग पेंटिंग बनाई जाती थी। उसी को मोज़ेक्स कहते हैं। आज भी होता है, अगर कोई बहुत महंगा घर बनाता है तो उसमें मोज़ेक के जो फ्लोर हैं वो यूज होते हैं। तो पुराने जमाने में भी मोज़ेक एक आर्ट हुआ करती थी। लेकिन जो सेंटा सोफिया है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर जीसस क्राइस्ट और उनकी जो मदर थी, मदर मैरी, तो उन दोनों की फोटो है। यानी जीसस क्राइस्ट का बर्थ कैसे हुआ, उनकी मां कौन थी, और ये पूरी जो कहानी है वो उस सेंटा सोफिया, जिसको हागिया सोफिया के नाम से जाना जाता है, उस चर्च में बनी है। तो ऑथर कहता है कि कौन दिलचस्पी लेगा, कौन सेंटा सोफिया के मोज़ेक्स, उन रंगीन पत्थरों को देखना चाहेगा? और फॉर फोटोग्राफ्स ऑफ देम। एक जमाना ऐसा आएगा जब ना तो कोई उन सुंदर कलात्मक भगवान की उन पेंटिंग को देखना चाहेगा और ना ही उन पेंटिंग की फोटोग्राफ्स को देखना चाहेगा। तो ऑथर बड़े दुख के साथ कह रहा है कि अगर यही सब चलता रहा, ये आने वाला जो समय है और ये जो आने वाली सभ्यता है, अगर ये पुरानी संस्कृति को इसी तरीके से रौंदती रहेगी तो फिर कौन इन चीजों में सुंदरता को ढूंढेगा? कोई भी नहीं सुंदरता को ढूंढेगा। उससे क्या होगा? वी शैल ऑल रश forward doing our work and amusing ourselves during the recreation hour with whatever gives the least bother। तो उससे क्या होगा? उससे देखो हम पे दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। उससे दुष्प्रभाव ये पड़ेगा कि ऑथर ऐसा नहीं कहता है कि हम असभ्य बन जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, ऑथर कहता है कि हमारी आगे भागने की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़िया होगी, हम आगे भागेंगे भी, और हम अपने कार्य जो करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, और जो कलाकार पेंटिंग करता है, डॉक्टर मरीजों को ठीक करता है, टीचर पढ़ाता है, ये सारे काम चलते रहेंगे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम मनोरंजन नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम मनोरंजन तो करेंगे, लेकिन रिक्रिएशन आर, ऑथर कहता है कि इंसान के जीवन में एक रचनात्मकता का समय होता है।
पुराने लोगों को देखो, आज अगर हम इस सेलफोन को यूज कर रहे हैं, अगर आज हम किसी मेडिसिन को खा रहे हैं, अगर आज हम एक्सरे या सीटी स्कैन करा रहे हैं, अरे कुछ लोग तो इसके पीछे है ना जिन्होंने अपनी जिंदगी के 10, 20, 30 साल इन चीजों को खोजने में, इनका आविष्कार करने में लगाए हैं, बिल्कुल लगाए हैं। तो उन लोगों ने अपने उस जीवन के समय को रचनात्मकता के काल में गढ़ा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सस्ती चीजों से अपना मनोरंजन करते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। हम ऐसी चीजों को भोगना शुरू कर देंगे जो हमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देती, क्योंकि भैया इन्वेंशन करने में, किसी चीज का आविष्कार करने में, किसी चीज की खोज करने में दिमाग की नसें झंझोड़नी पड़ती हैं, दिमाग पर दबाव देना पड़ता है। लेकिन अब दिमाग पे हम क्यों दबाव देंगे जब सस्ते और भोंडे किस्म का मनोरंजन लोगों को करने के लिए मिलेगा। कोई क्यों हरिशंकर परसाई के व्यंग्य पढ़ेगा जब कपिल मिश्रा जैसे जो भोंडे और भद्दा डबल मीनिंग मजाक करने वाले लोग अगर स्टेज पे मौजूद हैं, जो किसी की मां बहन को लेकर उसने अपनी एक पत्नी रख रखी है, उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती करता है और डबल मीनिंग किस्म के जो वो डायलॉग्स हैं वो मार के लोगों को हंसाता है और लोग हंसते हैं। तो ऐसे लोग जो उसके दोगले और भोंडे और अश्लील किस्म के उसके कमेंट पे हंस सकते हैं, तो वो लोग हरिशंकर परसाई के व्यंग्य क्यों पढ़ेंगे, वो सादत हसन मंटो को क्यों पढ़ेंगे, वो लोग कभी नहीं पढ़ेंगे। उनको सस्ते, घटिया और तुच्छ किस्म के जो मनोरंजन है, क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। तो ये समस्या हमारे साथ होगी, ऑथर ये कहना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आगे बढ़ते हैं। This prospect seems to me so awful that I want to do what I can against it. ऑथर कहता है कि ये जो प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट का मतलब भविष्य की आने वाली जो संभावना है, ये ऑथर कहता है कि ये जो भविष्य की आने वाली संभावना है वो मेरे को इतनी ऑफुल, इतनी घृणित दिखाई देती है कि मैं इसके विरुद्ध जो कुछ करना पड़े, इसके खिलाफ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं और मैं करूंगा। जो संस्कृति का विरोध करते हैं उन लोगों के खिलाफ खड़े होने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े मैं बिल्कुल करूंगा। विदाउट टू मच अटेम्प्ट एट फेयर माइंडेडनेस। जो और ऑथर कहता है कि फेयर माइंडेडनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी के मतलब पहले से अपने मन में किसी के प्रति बायस्ड नहीं होना, किसी का एक आदमी का सिर्फ पक्ष नहीं लेना। तो ऑथर कहता है कि और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने आप को निष्पक्ष करने का प्रयास नहीं करूंगा। ऑथर कहता है कि बिल्कुल मैं एक आदमी का और एक चीज का पक्ष ले चुका हूं और बिल्कुल लूंगा। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। ऑथर कहता है मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू बी फेयर माइंडेड व्हेन वन हैज फेथ, क्योंकि ऑथर कहता है कि अगर आपके मन के अंदर फेथ यानी भक्ति है किसी चीज को लेकर, तो आप किसी निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। आपका जो पक्ष है वो एक ही तरफ रहेगा, जिसकी आप भक्ति करते हो उसकी तरफ। रिलीजियस क्रीड्स का मतलब होता है नस्ल, इंसानों की जो नस्ल होती है, जैसे एशियन होते हैं, यूरोपियन होते हैं, उसी तरीके से रिलीजियस क्रीड्स हैव शोन दिस। ऑथर कहता है कि ये जो धार्मिक नस्लें होती हैं इन्होंने तो ये बात साबित कर दी है कि अगर आप किसी धर्म के अनुयायी हो तो फिर आपके धर्म में भले ही कितनी गंदी और कितनी बुरी बात हो, लेकिन आप उसको स्वीकार कभी नहीं करोगे, आप उसे कभी भी स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अच्छा ही मानोगे। तो ऑथर कहता है कि ये एग्जाम्पल तो मेरे को जो धार्मिक नस्लें हैं उन्होंने अच्छी तरीके से बात दिया है, तो मैं भी कोई निष्पक्ष बनने का नाटक नहीं करूंगा। एंड आई हैव सो मच फेथ इन कल्चरल स्टफ दैट आई बिलीव इट मस्ट मीन समथिंग टू अदर पीपल एंड एनी हाउ वॉन्ट इट लेफ्ट लाइंग अबाउट। ऑथर कहता है कि इसीलिए मेरा जो भरोसा है, मेरा जो भक्ति, मेरा जो यकीन है, वो साहित्यिक और जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मेरे अंदर संस्कृति को लेकर ऑथर कहता है कि इतनी भक्ति, इतना विश्वास, इतना प्यार भरा हुआ है कि मैं ये मानता हूं कि बाकी के जो लोग हैं उनके लिए संस्कृति का अर्थ होता है, उन लोगों को समझाना मेरा काम है। हाँ, ये जरूर है कि ऑथर कहता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो संस्कृति है और संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनको एकदम निठल्ला और नकारा यानी कबाड़ समझ के पटक देना चाहिए, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑथर कहता है मैं तो करूंगा। फेथ मेक्स वन अनकाइंड। ऑथर एक और चीज हाईलाइट कर रहा है कि इंसान के अंदर की जो भक्ति होती है, जो किसी चीज की इबादत करने का उसके अंदर जो जज्बा भरा हुआ होता है, वो आदमी को एक तरीके से निर्दयी बना देता है, वो फिर बाकी चीजों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। आई एम प्लीज्ड व्हेन कल्चर स्कोर्स ए नीट हिट। स्कोर्स ए नीट हिट का मतलब होता है सटीक वार करना। ऑथर कहता है कि जब संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें किसी बुराई के ऊपर एक सटीक वार करती हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। जब संस्कृति का पक्ष लेते हुए कोई आदमी किसी संस्कृति की बेइज्जती, अपमान करने वाले के चीथड़े उड़ा देता है तो ऑथर कहता है कि मुझे बड़ा आनंद आता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए सर रिचर्ड टेरी, जो सर रिचर्ड टेरी हैं, उनका वो ब्रिटिशी हैं और ब्रिटिश होकर एक जो द ऑर्गेनिस्ट
हमारे यहाँ जो हारमोनियम होता है, अगर तुमने हारमोनियम देखा होगा कि एक हाथ से तो उसमें वो फूंकनी से हवा अंदर की तरफ पंप करते हैं और एक तरफ जो उसकी कीज होती है यानी जो बटन होते हैं उनको उंगलियों से दबाते हैं। तो उसमें यह डिफरेंस होता है कि हमारा जो हारमोनियम है वो तो बिना किसी स्टैंड के रखा हुआ होता है और एक हाथ से उसमें पंप करते हैं, लेकिन जो ऑर्गन होता है उसमें पांव से हवा पंप की जाती है। पांव में पैडल लगे हुए होते हैं और बजाने वाला पांव से उन पैडल्स को दबाता रहता है। और जो कीज होती हैं बिल्कुल ठीक पियानो जैसा होता है, लेकिन पियानो जो होता है वो तार पे काम करता है, उसके अंदर तार होती है गिटार की तरह, और जो कीज होती हैं वो उन तारों के ऊपर जब गिरती हैं पड़ती हैं, जब हम उंगली से दबाते हैं तो बटन उठता है और अंदर तार के ऊपर गिरता है, तो फिर उससे जो धुन पैदा होती है। लेकिन यहां पर जो ऑर्गन होता है वो उसकी तरह हारमोनियम की तरह फूंक पर यानी कि हवा के प्रेशर से काम करता है। तो एक सर रिचर्ड टेरी हुआ करते थे जो उसी ऑर्गन को बजाने वाले कलाकार हुआ करते थे। और वेस्ट मिनिस्टर कैथेड्रल इंग्लैंड में है और बहुत बड़ा चर्च है वहां का। वंस मेड रिमार्क, तो ये जो सर रिचर्ड टेरी थे जो कि चर्च में उस ऑर्गन को बजाया करते थे और बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे, मेड रिमार्क विच गेव मी अनहोली जॉय। ऑथर कहता है कि सर रिचर्ड टेरी ने एक बार एक ऐसे ही संस्कृति का अपमान करने वाली व्यक्ति के ऊपर एक रिमार्क यानी कि एक टिप्पणी करी। और ऑथर कहता है कि भले ही वो टिप्पणी बुरी तो है, क्योंकि किसी का बुराई करना हर धर्म में पाप होता है, तो क्रिश्चियनिटी में भी है। तो ऑथर कहता है कि उन्होंने जो टिप्पणी करी उससे मुझे एक अनहोली जॉय यानी कि एक शैतानी आनंद मिला कि सामने वाले के सर रिचर्ड टेरी ने चीथड़े तो कर दिए, बेइज्जती तो कर दी। बेइज्जती करना बुरी बात है, लेकिन उन लोगों की जो बेइज्जती हुई सामने वालों की, तो ऑथर कहता है मेरे को तो बहुत ही मजा आया। कैसे? स्पीकिंग टू सम यंग म्यूजिशियंस एट ब्लैकपूल एक कोस्टल एरिया सिटी है इंग्लैंड में, समुद्र तट के किनारे बसा हुआ, और एक रिसोर्ट भी है। तो वहां पर असल में क्या हुआ कि जो सर रिचर्ड टेरी थे, कुछ जो युवा संगीतकार थे जो उनसे संगीत सीख रहे थे और दूर दूर से आए थे उनसे कुछ नुस्खे लेने के लिए, उनके गुरु की कुछ जो क्या कहते हैं उसको, कुछ मंत्र वगैरह टाइप होते हैं कि भाई कोई सीक्रेट वगैरह बता दे। तो जब वो लेने आए थे तो वो उनको संबोधित कर रहे थे मिस्टर रिचर्ड टेरी, तो ब्लैकपूल नाम की जगह पे थे। तो उन्होंने टिप्पणी करी, ही टोल्ड देम दैट दे कुड बी ईदर मैन और क्रूनर्स व्हेन दे ग्रू अप बट नॉट बोथ। क्रूनर्स जो होते हैं वो असल में एक मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन जिस जमाने का लिखा हुआ ये ऐसे है, उस टाइम पुरुष गायक हुआ करते थे और ये बड़े ही भावुक गाने गाते थे और बहुत ही धीमी और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में, बहुत ही मधुर आवाज में, धीमी आवाज में गाने गाते थे। तो देखो सर रिचर्ड टेरी ने कैसे बेइज्जती करी। उन्होंने उन संगीतकों को कहा, जो संगीतज्ञ वहां पे बैठे हुए थे, लड़के जो सीखने वाले, उन्होंने कहा देखो बेटा, बड़े होके तुम दो में से एक चीज बन सकते हो, या तो तुम बनो मर्द या फिर तुम बनो क्रूनर्स, यानी उनकी मध्यम आवाज में गाने की और जो भावनात्मक गाने की, प्रेमिका बिछड़ गई और ये हो गया और वो हो गया, तो उनके जो बेवफाई वगैरह वाले जो रोने टाइप के गाने हुआ करते थे, उसका सर रिचर्ड टेरी ने इतना भद्दा मजाक उड़ाया कि उन्होंने कहा कि बेटो देखो, तुम लोग बड़े हो के या तो मर्द बन जाओ या फिर क्रूनर बन जाओ, लेकिन तुम दोनों नहीं बन सकते। क्रूनर बनोगे तो तुम मर्द नहीं रहोगे और मर्द बनोगे तो तुम क्रूनर नहीं बन सकते। ये कह के सर रिचर्ड टेरी ने उनकी बेइज्जती करी। ऑथर ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ा मजा आया, क्योंकि ऑथर का मानना है कि जो क्रूनर है वो इसी टाइप के लोग हैं जो संस्कृति का और जो सभ्यता होती है उसका मजाक उड़ाते हैं। और स्टोम इन ए कॉकटेल रिजल्टेड, स्टोम इन ए कॉकटेल इस टाइप का है जैसे राई का पहाड़ बनाना, किसी छोटी बात का तूल पकड़ लेना। तो असल में सर रिचर्ड टेरी के बयान का वही हुआ, उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, अखबारों के अंदर छपा। उस टाइम ब्रिटेन बहुत सभ्य कंट्री रह चुका है, तो बड़े अखबार वगैरह छपना और ये सारी चीजें उनके यहां हुआ करती थी। तो जैसे ही अखबारों में छपा तो फिर तिल का ताड़ बना, राई का पहाड़ बना। द बैंड्स ऑफ एम जैक पेन एंड मिस्टर हेनरी हॉल फिज्ड टू देयर डेप्थ्स। अब ये क्रूनर जो संगीतज्ञ हुआ करते थे, उस समय इंग्लैंड में दो बड़े संगीतकार हुआ करते थे, एक तो मिस्टर जैक पेन और दूसरे थे मिस्टर हेनरी हॉल। इन दोनों को बुरी तरीके से झंझनाहट उठी मिटी मिस्टर रिचर्ड जो टेरी थे। मिस्टर रिचर्ड टेरी का बयान सुन के दोनों के दोनों आदमियों के खून तो खौल उठे, लेकिन क्योंकि सभ्य थे तो ये कोई ऐसे तो नहीं है कि भी ज्यादा एकदम डायरेक्टली बुराई कर दे। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हर ग्रुप के अंदर कुछ छिछोरे लोग तो होते हैं। एंड द लेस प्रूडेंट्स यानी कि विवेकी, लेस प्रूडेंट मेंबर्स इन दैम अकॉर्डेड इंटरव्यूज टू द प्रेस। लेकिन जो कुछ अविवेकी किस्म के क्रूनर्स हुआ करते थे इन मिस्टर जैक पेन और हेनरी हॉल को छोड़कर, इन्होंने क्या करा कि जो प्रेस वाले थे, अखबार वाले, उनको तो मिर्च मसाला चाहिए। उन्होंने तो कहा कि भैया मिस्टर रिचर्ड टेरी ने आप लोगों के लिए कहा, आप क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने क्या करा कि कुछ जो प्रेस वाले थे, अखबार वाले थे, उनको पकड़ा और उनको सहमति दे दी कि भैया आप आके हमारा इंटरव्यू ले सकते हो। One crooner said that he and his friends could knock down Sir Richard and his friends any day, so they must be men.
तो देखो एक क्रूनर जो बड़े चीप किस्म का था, उसका नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पे, जो हमारे ऑथर है फॉस्टर, उन्होंने बताया कि एक क्रूनर है, उसने साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार को कहा कि भाई मैं और मेरे दोस्त मिलके सर रिचर्ड टेरी की नाक पे मुंह पे घूंसा मार के उनको जमीन पर चित्त कर सकते हैं किसी भी दिन सर रिचर्ड टेरी को बुला लो, अगर वो ये कहते हैं कि हम मर्द नहीं है तो मुंह पे मुक्का मार के उनको जमीन पे हम चित्त कर देंगे, दाराशाही कर देंगे, तो हम मर्द हो गए ना, किसी को भी मुक्का मार देंगे हम और उसको चित्त कर देंगे। तो उसने ये कहा। Another crooner said that he and his friends made more money than Sir Richard's friends. एक दूसरा जो क्रूनर था छिछोरे किस्म का, उसने कहा भाई ये जो सर रिचर्ड टेरी है क्या करते हैं, एक ऑर्गन ही तो बजाते हैं, ज्यादातर चर्च में बजाते हैं, अरे इनकी औकात ही क्या है, मैं और मेरे दोस्त जो हैं सर रिचर्ड और उनके दोस्तों से कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं, सो दे मस्ट बी म्यूजिशियंस। अब उन्होंने क्रूनर ने कहा कि हम भी कलाकार हैं, गायक हैं और यंत्र वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, और सर रिचर्ड टेरी भी, लेकिन सर रिचर्ड टेरी से अगर ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं तो सच्चे म्यूजिशियन, सच्चे संगीतकार हम हुए, ना कि सर रिचर्ड टेरी हुए। The pretentiousness and conceit of these amusement mongers came out very strikingly. अब ये घटना तो हो गई, फिर इस घटना के बाद में प्रिटेंशियसनेस का मतलब होता है विवेकहीन, विवेकहीन नहीं, दिखावटीपन। तो ये जो दिखावटीपन था, एंड कॉन्सीट का मतलब दंभ यानी कि अहंकार यानी कि घमंड। एम्यूजमेंट मॉन्गर्स का मतलब मनोरंजन के शौकीन, जिनको भले ही कोई घटिया हरकत करो लेकिन मनोरंजन होना चाहिए, और जो स्ट्राइकिंगली है उसका मतलब है आश्चर्यजनक ढंग से। तो देखो ये जो इन लोगों का दिखावटीपन और इन लोगों का जो दम्भ था यानी कि क्रूनर्स का, और क्रूनर्स को ऐसा इंसान कहा है जो कि एम्यूजमेंट मॉन्गर्स हैं, यानी मनोरंजन करना चाहते हैं। और वो लोग भी जो इन घटनाओं को पढ़ रहे थे, उनका भी कोरा मकसद था मनोरंजन करना, लड़ाई किसी की भी हो, जीते कोई भी हारे कोई भी, इन लोगों को सिर्फ मनोरंजन करना था। तो इन लोगों की ये जो प्रतिक्रिया थी ये बड़ी आश्चर्यजनक ढंग से निकल के आई। दे अपेयर्ड टू बी लिविंग इन एन इटर्नल द डांसेंट। द डांसेंट जो होता है वो नृत्य का एक प्रकार होता है, विच दे मिस्टुक फॉर द यूनिवर्स। अब जो हमारे ऑथर हैं सर E.M. फॉस्टर, वो ये कहते हैं कि असल में इस घटना से मुझे एक बात पता चली कि ये जो क्रूनर्स थे ये असल में एक ऐसे अनंत नृत्य में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि ये जो बंदरों की तरह उछल कूद कर रहे हैं और जो बेसुरी आवाज में गाने गा रहे हैं, इन्होंने सोच लिया कि हमको तो पसंद आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को उनका ये बंदर राग पसंद आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एंड दे कुडंट बियर बीइंग टीज्ड। और ये जो बंदर थे, जब इनको सर रिचर्ड टेरी ने छेड़ दिया तो इन बंदरों से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ये तो ये समझते थे कि इनके इस बंदर नाच से और इनके जो घने के रैकने जैसे जो गाने थे, इनकी आवाज थी, ये पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को पसंद आ रही होगी, तो इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो E.M. फॉस्टर ये कहते हैं कि ये लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि ये जो बेसुरा राग अलापते हैं धीमी आवाज में और रोने धोने के गाने ये पूरे संसार को पसंद आते होंगे। बेवकूफ लोग हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे थे। For my own part, I don't mind an occasional croon or a blast in passing from a Wurlitzer organ. Wurlitzer organ असल में एक ऑर्गन ही हुआ करता था, लेकिन ऑर्गन का एक ब्रांड हुआ करता था। ये Wurlitzer ऑर्गन बड़े फेमस हुआ करते थे। ऑर्गन मैंने भी बता दिया क्या होता है, लेकिन उस जमाने में इस ब्रांड के जो Wurlitzer ऑर्गन थे वो बड़े फेमस हुआ करते थे। अब ऑथर कहता है कि देखो, अगर कभी कभार अगर कोई मैंने क्रूनर का गाना सुन लिया, मेरे को कोई समस्या नहीं होती है। कभी कभार अगर मैंने वुरलिट्जर ऑर्गन को सुन लिया, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड सर रिचर्ड टेरीज स्पेशलिटी मैड्रिगल्स भी जो होता है वो गाने का एक प्रकार होता है। इसका जो ओरिजिन है वो इटली से है, एक इटली के गाने का प्रकार होता है। तो ऑथर कहते हैं कि अगर सर रिचर्ड टेरी की जो खासियत है वो मैड्रिगल्स गाते हैं, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बोर मी, लेकिन कभी कभी ये चीजें मुझे बोर कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि सर रिचर्ड टेरी के गानों को मैं लगातार पागलों की तरह सुनता हूं, नेवरदलेस, लेकिन ऐसा होने के बावजूद द म्यूजिक रिप्रेजेंटेड बाय हिम एंड हिज पीयर्स का मतलब साथी, इज द रियल थिंग। लेकिन ऑथर कहता है कि भले ही कोई भी बात हो, लेकिन अगर सर रिचर्ड टेरी के भले ही मैड्रिगल्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं, और कई बार मैड्रिगल्स मेरे लिए बड़े उबाऊ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सर रिचर्ड टेरी का प्रस्तुत किया गया, उनके साथियों का बनाया गया जो गाना होता है वो वाकई में एक वास्तविक संगीत होता है। इट ऑट टू बी डिफेंडेड। इसलिए ऑथर कहता है कि मेरा कर्तव्य है, कि मेरा और उन सारे लोगों का कर्तव्य है जिनको वाकई में सच्चा संगीत पसंद है, तो सर रिचर्ड टेरी जैसे लोगों के संगीत की हमें रक्षा करनी होगी। एंड इट हैज द राइट ओकेजनली टू अटैक।
हाँ, ये भी जरूर बात है कि हमारा जो ये सर रिचर्ड टेरी का संगीत है, इसको दूसरे भद्दे और निचले किस्म के संगीत पर कटाक्ष करने का, हमला करने की पूरी आजादी भी है, लेकिन पलट के इस पे कोई आजाद अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए हमें मौजूद होना चाहिए। एज अ रूल इट इज इन रिट्रीट फॉर देयर इज ए हॉस्टिलिटी। रिट्रीट का मतलब पीछे हटना, हॉस्टिलिटी का मतलब शत्रुता। फॉर देयर इज अ हॉस्टिलिटी टू कल्चरल स्टफ टुडे विच इज डिसक्वाइटनिंग। लेकिन ऑथर कहता है कि आज का जो नियम है या आज का जो ये संसार है, उसमें ऐसा हो रहा है कि सर रिचर्ड टेरी जैसे लोगों का जो संगीत है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कल्चरल स्टफ यानी कि जो संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो आज क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसक्वाइटनिंग यानी कि बहुत बेचैन होती जा रही है, क्योंकि इनके प्रति जो हॉस्टिलिटी है, जो शत्रुता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग भद्दी और घटिया चीजों को पसंद करते हैं, और जो संस्कृति और पुरातन चीजों से जुड़ी हुई चीज है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथ में सौंपी है, उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और जो ऐसे छिछोरे किस्म के लोग होते हैं, क्रूनर्स जैसे, वो लोग हमेशा पुरानी चीजों के ऊपर वार करते हैं और उनकी बेइज्जती, अपमान करने का मौका ढूंढते रहते हैं। Of course, most people never have cared for the classics. Classics का मतलब शास्त्रीय। अब चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो, चाहे जैसे कुचिपुड़ी, और ये भारत के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस है। तो ऑथर कहता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, असल में हमारे जो समाज में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कभी भी शास्त्रीय चीजों की परंपरा नहीं करते हैं इन म्यूजिक, चाहे वो संगीत हो और एल्सवेयर, चाहे संगीत के अलावा कोई भी पुराने जमाने का कोई क्षेत्र हो, लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं। बट अप टू नाउ दे हैव बीन इनडिफरेंट और रिबॉल्ड। लेकिन उसका कारण क्या है? अभी तक समस्या रही है कि जो लोग होते हैं वो इन पुरातन चीजों के प्रति बहुत ही इनडिफरेंट यानी कि या तो अनजान रहे हुए होते हैं, या फिर बहुत ही रिबेल्ड यानी कि नीच बने हुए होते हैं। इतने नीच कि उनको अपनी संस्कृति और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजों की कोई परवाह नहीं है। एंड गुड टेम्पर्ड, लेकिन सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमेशा वो अनजान या फिर नीच हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा गुड टेम्पर्ड यानी कि नेक दिल होते हैं। इतने नेक दिल होते हैं कि उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई किसी चीज के ऊपर कोई हमला करता है तो वो कुछ नहीं कहते कि कोई बात नहीं भाई, इसने कह दिया जो कह दिया। एंड हैव नॉट बॉदर्ड टू डिनाउंस, और डिनाउंस का मतलब होता है इल्जाम लगाना, दोषारोपण करना। और कभी भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इतने नेक दिल होते हैं, या फिर कई बार ये लोग इतने नीच, या फिर कई बार ये लोग इतने अनजान होते हैं कि वो कभी भी ऐसे लोगों की, क्रूनर जैसे लोगों के जो कटाक्ष होते हैं, जो ताने होते हैं, उसका कोई भी विरोध नहीं करते हैं, उस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाते हैं। टू डिनाउंस का मतलब होता है आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। नॉट माई सोर्ट, ये लोग क्या कह के अपना पीछा छुड़ाते हैं ज्यादा लोग। ये कहते हैं अरे यार ये मेरे काम का नहीं है, बिट टेम। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही निचले किस्म का है, मेरे काम का नहीं है। और साउंड्स लाइक द कैट बीइंग सिक, मियाओ, पुसी और कू, ही मस्ट हैव फेल्ट बैड टू पेंट द एप्पल्स ब्लू। ये लोग ये कहते हैं कि अरे यार क्या है, ये कोई बकरी के, किसी बिल्ली के मिमियाने जैसा गाना है, अच्छा ठीक है, कोई ज्यादा खास तो नहीं है। और इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो संस्कृति और उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उसको हमेशा शर्मिंदा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। These were their typical reactions when confronted with Racine, Stravinsky, Cézanne। ये तीन बड़े बड़े जो लोग हैं उनका नाम लिया है। पहले तो है जैन रेसिन। जो जैन रेसिन है वो फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे, फ्रांसीसी नाटककार थे बहुत बड़े, जो कि वर्ल्ड में फेमस हुए। उसके बाद में आते स्ट्राविंस्की। स्ट्राविंस्की एक रशियन कंपोजर थे, यानी धुनें बनाते थे। पहले जमाने में गाने कम और धुनें ज्यादा होती थी, और ब्रिटेन के लोग तो बहुत धुनों के बड़े रसिया रहे हैं, बहुत उन्हें पसंद रहा है। तो पहले ये रशिया के थे, लेकिन फिर बाद में ये इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ली, और फिर उसके बाद में जाके इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ली। फिर उसके बाद में आते सिज़ेन। सिज़ेन भी एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट थे, नाटककार थे। तो ऑथर कहता है कि जब भी इन सामान्य लोगों से, जो कि कई बार नेक दिल होते हैं, कई बार नीच और कई बार अनजान होते हैं, इन लोगों से जब भी बात की जाए कि भाई रेसिन के ड्रामा के बारे में आपका क्या कहना है, सिज़ेन के नाटकों के बारे में आपका क्या कहना है, स्ट्राविंस्की की धुनों के बारे में क्या कहना है, तो ये लोग क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, नहीं ये तो समझ में नहीं आई, ये तो कोई बिल्ली रो रही है, ऐसी आवाज आ रही है। और ऐसे करके ये लोग अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई जो पुरानी चीजें हैं उनका अपमान करते, बेइज्जती करते हैं। असल में बात यह है कि इनके दिमाग इतने खोखले हैं कि इतनी गहरी चीजों के बारे में सोच नहीं पाते। There was not to do, just not my sort। ये लोग कहते हैं अब यार मैं क्या कर सकता हूं, ये गाने नाटक मेरी समझ में नहीं आते, ये मेरे प्रकार के नहीं है। क्यों नहीं है इनके प्रकार के? क्योंकि इनको क्रूनर्स जैसे लोगों के जो सस्ते और घटिया किस्म की चीजें होती हैं वो पसंद में आती हैं। बट नाउ द गुड ह्यूमर इज वैनिशिंग। ऑथर कहता है कि जो एक अच्छे किस्म का मजाक होता है, एक
कुछ टाइम पहले दूरदर्शन पे इस टाइप के, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी सीरियल सिर्फ आज जो कपिल मिश्रा या उसके जैसे और कई भद्दे किस्म के मजाक करने वाले जो लोग हैं वो मौजूद हैं और तभी ऐसे सीरियल्स बने, नहीं, पहले भी बहुत सारे श्रीमान श्रीमती और दुनिया भर के ऐसे मजाकिया सीरियल्स आते थे जो लोग अपने माता पिता भाई बहनों के साथ में अपने परिवार के बीच में बैठ के आराम से देखते थे। आज मेरे को बताओ, अगर तुम अपने मां बहनों के साथ या अपने भाई के साथ में बैठकर इन सारे कपिल शर्मा जैसे जो डबल मीनिंग वाले घटिया और वल्गर ये डायलॉग मारता है, क्या तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो आजकल ये हो रहा है कि मोबाइल हैंडसेट आ गया और उस पे लोग एक से एक वल्गर चीज देख रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं होगा, तुम कर कुछ भी नहीं सकते हो, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब होगा इन चीजों को देखकर। इसलिए स्टूडेंट्स के हाथ में जो चीज आई है ये बहुत पावरफुल है। अगर तुम इसको वाइजली इस्तेमाल करोगे पूरे दिमाग के साथ, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर देगा। क्योंकि कपिल मिश्रा जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है, भरे बड़े हैं, वो तो सिर्फ एक नाम है जो ज्यादा फेमस हो गया है। स्टार्टिंग में उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी थी, बहुत फैमिली टाइप उसका प्रोग्राम हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद में जो उसके वो आर्ट थी वो बड़ी जल्दी खत्म हो गई। फिर उसने डबल मीनिंग, अश्लील किस्म के और औरतों का मजाक उड़ाने वाले इस टाइप के जो वो होते हैं वो उसने अब उसके सारे के सारे सीरियल भरे होते हैं। तो ये वो लोग हैं। अब इन लोगों को अगर तुम हरिशंकर परसाई के व्यंग्य पढ़ाओगे तो वो लोग क्यों पढ़ेंगे? वो तो ये कहेंगे यार ये तो समझ में नहीं आया कि ये आदमी क्या कहना चाह रहा था। तो भाई हरिशंकर परसाई के जो व्यंग हुआ करते थे वो तो वास्तविकता और जो उनके आसपास के परिवेश में जो चीजें चल रही होती थी, उनके एटमोस्फेयर में जो कुछ हो रहा होता था वो उसके ऊपर व्यंग्य लिखते थे। अगर तुम उस एटमोस्फेयर को जानते हो, तुम उस टाइम की पॉलिटिक्स को जानते हो, तब तो तुम उस व्यंग को समझ पाओगे, वरना वो तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन इतनी कपिल मिश्रा में कहां दिमाग लगाना पड़ता है? वो तो कोई डबल मीनिंग सा अश्लील सा रहता है और लोग मुंह फाड़ के गधों की तरह हैं करके हंसने लगते हैं। बस सामने फिर अचानक बीवी बहन या पत्नी या फिर किसी की उसमें बहन आ जाए, किसी की मां आ जाए तो फिर मुंह बंद हो जाते हैं, फिर कुछ और बातें करने लगते हैं। तो इस टाइप का ये कोई मजाक थोड़ी है, ये घटिया हरकतें हैं। तो इसलिए ऑथर कहता है कि असल में जो असली में हास परिहास का जो एक हमारा विचार होता है वो असल में हमारी जो अंदर की चीज है पहचानने की वो खत्म हो रही है। द गुफाव, गुफाव का मतलब होता है ठाका लगाना, इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्नेक। अब ये जो पहले जो ठहाका लगाने वाली चीज होती थी, यानी अब ठहाका तो तुम लगाओगे ना जब अपने माता पिता पूरे परिवार के साथ में बैठ के कोई एक ऐसी मजाकिया चीज देख रहे हो या पढ़ रहे हो, बिल्कुल ठहाका लगाओगे। लेकिन जब तुम कोई अश्लील और निचले दर्जे की चीज देख रहे हो तो तुम्हारे जो ठहाके हैं वो किस में बदल जाएंगे? खिसियानी हंसी में बच जाएंगे, खिल्ली उड़ाने वाली जो हंसी है उसमें बच जाएंगे। यानी अब लोगों को मजाक जो होता है वो दूसरों की खिल्ली उड़ाने में महसूस होता है। एंड द टिपिकल रिएक्शन इज हाउ डेयर दीज सो कॉल्ड आर्ट चैप्स टू डू इट। या फिर ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करोगे? जो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन होता है वो लोगों का क्या होता है? कहते हैं अरे यार इस घटिया कलाकार की हिम्मत कैसे हुई इस बारे में बात कहने की। बस इतना ही और खत्म। उसके आगे उस आदमी की कोई निंदा नहीं करता है, उसकी उस घटिया हरकत के बारे में कोई बात नहीं करता है। आई विल गिव देम समथिंग टू डू। लोग कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा लोग उसकी कोई भी परवाह नहीं करते हैं। उसने जो संस्कृति का सस्ते आदमी ने जो मजाक उड़ाया होता है उस कलाकार ने, उसकी कोई भी आगे परवाह नहीं करता है। दिस हॉस्टिलिटी हैज बीन वेल एनालाइज्ड बाय मिसेस लेविस इन हर स्टडी ऑफ द इंग्लिश नॉवल। जैसे अंग्रेजी साहित्य की एक मिसेस लेविस हुआ करती थी जो कि ब्रिटेन की हुआ करती थी, इंग्लैंड की हुआ करती थी, एक क्रिटिक आलोचक होती थी और एसेइस्ट उपन्यासकार हुआ करती थी, निबंधकार हुआ करती थी। तो उन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटेन में लिखे गए जितने भी उपन्यास थे उन सबका उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने इस शत्रुता को कि ये जो सस्ते किस्म के लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो गंभीर किस्म के और जो अच्छी लिखी हुई चीजें होती हैं उनकी हमेशा बुराई करते हैं ताकि लोग उनको समझना छोड़कर उन छिछोरे लोगों की जो चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे। तो उन लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने का तरीका ये होता है कि बड़े की बेइज्जती करो, तो अगर तुम्हारा कोई नाम नहीं है तो लोग तुम पे ज्यादा ध्यान देने लगेंगे कि अरे भाई उस आदमी की बेइज्जती कर रहा है। अब जबकि जिसकी बेइज्जती कर रहा है वो महान है, लेकिन बेइज्जती करने वाला ज्यादा महान बन जाता है आजकल। तो मिसेस लेविस ने स्टडी करी। शी शोज दैट दो फिक्शन ऑफ द बेस्ट सेलर टाइप हैज बीन टर्न्ड आउट फॉर द लास्ट 200 years, इट हैज ओनली लेटली रियलाइज्ड इट्स पावर। उन्होंने ये मिसेस लेविस ने ये अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जो सबसे अच्छे फिक्शन यानी कि जो काल्पनिक उपन्यास थे और बेस्ट सेलर यानी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बिके, उनको सिर्फ 200 साल ही हुए हैं महज लिखे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन उपन्यासों को अपने होने का, अपनी प्रसिद्धि का एहसास बड़ी देर से जाके हुआ। एंड दैट द पॉपुलर नॉवेलिस्ट ऑफ टुडे टेंड्स टू बी वेनमस एंड अग्रेसिव टुवर्ड्स हिज मोर आर्टिस्टिक ब्रदरेन। और एक मजेदार बात यह भी पता लगाई उन्होंने मिसेस लेविस ने कि जो आजकल के ये जो उपन्यासकार होते हैं, ये जो कि प्रसिद्ध उपन्यासकारों की कैटेगरी में आते हैं, आज इन लोगों की जो मंशा होती है, जो इच्छा होती है, वो ये होती है कि वो बड़े जहर से भरे हुए होते हैं और बहुत ही अग्रेसिव, बहुत क्रोध से भरे हुए होते हैं और अपने ही आर्टिस्टिक ब्रदरेन
ब्रदर की फुल फॉर्म ब्रदर्स होती है, लेकिन ब्रदरेन का मतलब होता है किसी रिलीजियस ग्रुप के या किसी संगठन के लोग। तो आज के जो उपन्यासकार हैं ये क्या करते हैं, अपने ही कला से जुड़े हुए क्षेत्र के जो इनके भाई बंधु होते हैं ये उनके प्रति जहर से भरे हुए और क्रोध से भरे हुए होते हैं और उनकी बेइज्जती और अपमान करना अपना धर्म समझते हैं। एंड एटीट्यूड इन विच ही इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द प्रेस। और आज ताज्जुब की बात यह है, E.M. फॉस्टर कहते हैं कि इन लोगों का जो पक्ष है वो ज्यादातर अखबार वाले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अखबार बेचना है। एंड बाय द चीप लाइब्रेरीज, और जो सस्ती पुस्तकालय होती हैं, जो घटिया किस्म के पुस्तकालय होते हैं, वो ऐसे इन उपन्यासों को और ऐसे लेखकों की किताबों को अपने यहां धड़ल्ले से खरीद के रख लेते हैं और लोग पढ़ते हैं। और यानी कि एक 2 पैसे का उपन्यासकार है और इसने किसी बड़े उपन्यासकार की बेइज्जती करी है तो लोगों को लगता है अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। हर एटीट्यूड लीड्स टू प्रिगिशनेस। यहां पर जो मिसेस लेविस की बात हो रही है कि मिसेस लेविस का लिखा हुआ ये जो कुछ भी उन्होंने लिखा ये असल में क्या है, हमें एक दंभ, एक अहंकार की तरफ ले जाती है। बट इट इज बेटर टू बी सुपीरियर देन टू कोटो। कोटो असल में एक चाइनीज वर्ड है। कोडो का मतलब होता है वो जैसे बुद्ध, भगवान बुद्ध के आगे क्या है, घुटने फोल्ड कर कर और दोनों हाथ आगे फर्श पर और सर फर्श पर टिका के दंडवत प्रणाम किया जाता है, उसको कहते हैं कोटो। तो ऑथर कहता है कि लेकिन ये जो दम्भ है लेविस के लिखने में, ये किसी के सामने घुटने झुकाकर बैठने से, उसके आगे झुकने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है कि हम उससे सुपीरियर अपने आप को कहीं ज्यादा बेहतर साबित करें। देयर वॉज वंस अ क्यूरियस इंसिडेंट। ऑथर कहते हैं कि एक मैं आपको बड़ा मनोरंजक और दिलचस्प एक घटना बताता हूं ठीक इसी की जैसी, विच ऑक्यूपाइड सेवरल इंचेस ऑफ ए प्रोमिनेंट पेज ऑफ द टाइम्स। द टाइम्स उस जमाने का ब्रिटेन का बहुत बड़ा फेमस पेपर हुआ करता था, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रभावशाली हुआ करता था। यानी उसके अंदर जो कुछ लिखा है वो लोगों की पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी होती थी और उसे सच्ची माना जाता था। तो एक घटना इस अखबार से जुड़ी हुई है। अ पॉपुलर कॉमेडियन हैड बीन फेडेड आउट ऑन द एयर एंड द बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, सबसे पहले रेडियो प्रसारण करना इन्होंने शुरू करा था और पूरे वर्ल्ड में इनके चैनल सुने जाते थे। हिंदी में, हर दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसमें बीबीसी का रेडियो चैनल नहीं चलता था। और ऑब्वियसली पूरे अरबों की संख्या में इनके रेडियो को सुनने वाले लोग होते थे। अब रेडियो खत्म हो गया है तो ये पेपर और जो डिजिटल न्यूज़पेपर है उस टाइप में निकलता है। तो अभी भी बहुत बड़ी वर्ल्ड की जो न्यूज एजेंसीज हैं उनमें से एक बीबीसी है। तो असल में क्या हुआ, एक कॉमेडियन था, एक मस्खरा था, जो वही लोगों को हंसाने वगैरह का प्रोग्राम करते हैं, उसको इन्होंने अपने रेडियो सेंटर में बुलाया। और रेडियो सेंटर में असल में क्या हुआ कि उसका जो प्रसारण है वो थोड़ा सा कहीं बीच में खराब हो गया किसी तकनीकी वजह से। जनरली सो स्टिव नेट का मतलब होता है स्टबन, जो अकड़ में भरा हुआ होता है, अकड़ से भरा हुआ, अड़ियल जिसको तुम कह सकते हो। वर्क ग्रोवलिंग लो, ग्रोवलिंग का मतलब होता है गुरगुराना, लेकिन गुर्राना तो देखो, एक कुत्ता गुस्से में गुरगुराता है और एक जो होता है वो मजबूरी में, लाचारी में गुर्राता है। ग्रोवलिंग लो इन अपॉलॉजी। एक मजेदार बहुत ऑथर ये बताता है हमें फॉस्टर कि एक मामूली सा कॉमेडियन जिसका प्रसारण थोड़ा सा किसी तकनीकी कारण से खराब हो गया, तो वो बीबीसी जो अपने आप को बड़ा अड़ियल और बहुत ही दम्भी और अहंकारी समझता है, अगले ही दिन वो अपने प्रसारण में कुत्ते की तरह जैसे मिमियाता कोई गुर्राता है वैसे ही गुर्रा रहे थे और बुरी तरीके से माफी मांग रहे थे। एंड गोइंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ डिटेल इन एक्सटेनुएशन। एक्सटेनुएशन का मतलब होता है ढीलापन ऑफ देयर ग्रेव ऑफेंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो गंभीर अपराध हो गया था, क्या था गंभीर अपराध, एक मस्खरे के प्रसारण में थोड़ी सी तकनीकी गलती। तो अपने उस गंभीर अपराध, ये सार्केस्टिक वे में ऑथर कह रहा है, सार्केस्टिक वे में, कि एक 2 कौड़ी का तो वो मस्खरा, और उस मस्खरे का प्रोग्राम जरा सा खराब क्या हो गया, तो वो जो अड़ियल इतना बड़ा न्यूज चैनल है, वो न्यूज चैनल अगले दिन किसी बिल्ली की तरह, किसी जानवर की तरह माफी मांगते हुए मिमिया रहा था कि उनकी सर की हमारे यहां पे आए थे और हमसे कुछ तकनीकी कारणों से हो गई। और ये सारी खबरें छपी द टाइम्स अखबार के अंदर। यानी इतने बड़े अखबार ने उस 2 पैसे के कॉमेडियन को इतनी तवज्जो दी, इन लोगों ने इतनी अहमियत दी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उस आदमी को ख्याति दिला दी उन्होंने कि एक कॉमेडियन के लिए इतनी बड़ी गलती हो गई, उस बेचारे से, बीबीसी वालों से इतनी बड़ी गलती हो गई। व्हेन दे हैड डन द कॉमेडियंस कमेंट वॉज प्रिंटेड। अब जब बीबीसी ने माफी मांग ली, सब कुछ हो गया, तो देखो फिर उस कॉमेडियन का इंटरव्यू दोबारा लिया गया अखबार में। ही प्रोफेस्ड हिमसेल्फ अपीज्ड एंड कॉन्सेंटेड। तो जो प्रोफेस्ड का मतलब जाहिर किया, स्पष्ट किया, अपीज्ड का मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट, कंसेंटेड का मतलब भी वही है, संतुष्टि है। तो पूरी तरीके से वो अपने आप को उसने बताया कि हाँ भाई मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं, पूरे तरीके से उनकी जो माफी है उनको स्वीकार करता हूं टू ब्रॉडकास्ट इन द फ्यूचर। और भविष्य में अगर बीबीसी वाले मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं उनके स्टूडियो में आने के लिए तैयार भी हूं।
इंसिडेंट्स लाइक दिस सो ट्राइवल इन themselves, ट्राइवल का मतलब तुच्छ। ऑथर कहता है कि देखो ये जो ऊपर जो घटना हुई ये बहुत ही छोटी है। इन themselves सजेस्ट दैट द पास्ट एंड द क्रिएशंस दैट डिराइव फ्रॉम द पास्ट आर लूजिंग देयर ऑनर एंड ऑन देयर वे टू बीइंग जेटिसन्ड। ऑथर कहता है कि देखो ये जो घटा मैंने आपको बताई ये तो सिर्फ केवल एक कोरा उदाहरण है, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसी तुच्छ जो घटनाएं हैं, ये वैसे तो प्रकृति की अगर हम बात करें तो बाय नेचर ये जो घटना थी ये बहुत मामूली सी तुच्छी सी थी। वो एक मामूली सा तो मस्खरा था और वो एक तकनीकी खामी थी। लेकिन देखो ये घटना वाकई में बहुत तुच्छी थी, वो तो इन लोगों ने उसको बहुत बड़ा एक हाइप बना दिया। लेकिन ये घटनाएं हमें बताती हैं कि जो इतिहास है और वो चीजें जो इतिहास के द्वारा गढ़ी गई हैं, इतिहास में गढ़ी गई हैं, आज वो अपने सम्मान को पूरी तरीके से खो रही है। यानी एक बीबीसी जैसा जो बड़ा चैनल है वो एक मामूली से मस्खरे से माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो इससे हमें यही तो पता चलता है कि इतिहास से संबंधित, संस्कृति से संबंधित जो चीजें हैं वो अपने सम्मान को खो रही हैं। एंड ऑन देयर वे टू बीइंग जेटिसन, जो जेटिसन है उसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ देना। और इससे हमें यह पता चलता है कि जो पुरातन चीजें हैं संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई, उनको आज बिल्कुल अपने रास्ते में है कि जल्दी लोग उसको क्या करने वाले हैं, त्यागने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर यही हालत रही कि एक मस्खरे को इतनी तवज्जो दी जाएगी तो बीबीसी की जो गंभीरता है वो उसकी गंभीरता क्या लोगों के लिए मायने रखेगी? बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगी। वी हैव इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब अशांति, टू फेरी मच ओल्ड स्टफ अक्रॉस द रिवर। टू फेरी का मतलब होता है दरिया के रास्ते, नदी के रास्ते किसी सामान को इधर से उधर नाव में ढोके ले जाना। वी हैव इन दिस एज ऑफ अनरेस्ट टू फेरी मच ओल्ड स्टफ अक्रॉस द रिवर। ऑथर कहता है कि आज जिस अशांति के काल में हम जी रहे हैं इसमें हमारा एक काम है। हमारा काम क्या है कि हमारी जो संस्कृति और विरासत में मिली हुई चीजें हैं, मान लो कि हम एक नदी में खड़े हैं। ये समय जो है वो असल में समय, संसार एक उफनती हुई नदी है और हमें क्या करना है, अपनी संस्कृति को नाव में लादकर इस छोर से दूसरे छोर तक लेके जाना है। यानी हम इस सभ्यता में आज इस पीढ़ी में खड़े हैं और हम इसे आने वाली पीढ़ी तक लेके जाना है, ये हमारा काम है। एंड द ओल्ड स्टफ इज नॉट मेयरली बुक्स, पिक्चर्स एंड म्यूजिक बट द पावर टू एंजॉय एंड अंडरस्टैंड देम। लेकिन क्या है हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता? क्या हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता केवल किताबें हैं, केवल चित्र हैं या फिर केवल संगीत है? नहीं, ऑथर कहता है कि किताबें, चित्र और संगीत को समझने की, उनका आनंद लेने की जो क्षमता है वो हमारी सच्ची संस्कृति है, वो हमारी सच्ची परंपरा है जिसको हमें अगली पीढ़ी तक लेके जाना है। इफ द पावर इज लॉस्ट, लेकिन अगर ये शक्ति हम खो देते हैं, द बुक्स एटसेट्रा, इन किताबों को भूल जाते हैं, इन चित्रों को भूल जाते हैं, इन संगीतों को भूल जाते हैं, विल सिंक डाउन इनटू म्यूजियम्स एंड डाई। तो ये किताबें, ये संगीत, ये जो चित्र होंगे वो किसी म्यूजियम के अंदर, किसी संग्रहालय के अंदर पड़े पड़े सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। और ओनली सर्वाइव इन सम फैंटास्टिक कैरिकेचर। कैरिकेचर जो होते हैं वो किसी का मजाक बनाने के लिए अखबार में जो कार्टून्स बनाए जाते हैं उसको कैरिकेचर कहते हैं। तो या फिर क्या होगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो किसी शानदार एक उपहास, मजाकिया जो बनाया गया कार्टून होता है उस तरीके से संसार में चलती रहेंगी। बाकी इनकी सुंदरता और गंभीरता को कोई भी नहीं समझेगा। द पावर वॉज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेडिशन। लेकिन संस्कृति को आगे बढ़ाने की जो क्षमता हमारे पूर्वजों को कहां से मिली थी? हमारे पूर्वजों को मिली थी, संस्कृति को ढोने की जो क्षमता है वो मिली थी ट्रेडिशन, यानी कि परंपराओं से। अगर परंपराएं हैं तो ही संस्कृति जीवित रह सकती है। सिंक्लियर लेविस, जो सिंक्लियर लेविस है वो एक अमेरिकन ऑथर थे, लेखक थे। उन्होंने एक नॉवल लिखा था बैबिट, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी थी शायद 1930 या 1938 में। डिस्क्राइब्स ए सिविलाइजेशन विच हैड नो ट्रेडिशन। सिंक्लियर लेविस का एक उपन्यास है जिसमें मूवी बनी, उन्होंने एक लिखा था बैबिट। बैबिट में एक ऐसी सभ्यता को दिखाया गया है जिनकी कोई भी संस्कृति परंपरा नहीं थी एंड कुड कॉन्सिक्वेंटली ओनली वर्क, और परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, तो इस सभ्यता के पास में अगर कोई परंपरा, कोई संस्कृति नहीं थी तो वो क्या करते थे? सिर्फ काम काम और काम करते थे और एम्यूज इटसेल्फ, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन बिना संस्कृति और परंपरा के हम रीति रिवाज के कैसे मनोरंजन करेंगे? विद रबिश, घटिया और सस्ती किस्म की चीजों के द्वारा यह संस्कृति अपने आप मनोरंजन करती थी। इट हैड हर्ड ऑफ द पास्ट। हालांकि ये जो इस उपन्यास के अंदर जो ये सभ्यता का जिक्र किया गया है जिसकी कोई संस्कृति परंपरा नहीं थी, जो सस्ती, घटिया, बेहुदा चीजों से अपना मनोरंजन करते थे,
उन्होंने इतिहास के बारे में सुना था, भूतकाल के बारे में सुना था, बट लैक द पावर टू एंजॉय और अंडरस्टैंड। लेकिन इस सभ्यता के अंदर इतनी क्षमता और इतनी ताकत नहीं थी, इतना जुनून नहीं था कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझने का प्रयास करें और उसका आनंद लेने का प्रयास करें। देयर इज ए ग्रिम मूवमेंट एट द मीडियमिस्टिक सेंस। और ग्रिम का मतलब होता है खौफनाक। ऑथर कहते हैं कि इसी उपन्यास के अंदर एक सीन आता है, एक दृश्य आता है, बड़ा खौफनाक दृश्य आता है। मीडियमिस्टिक सेंस का मतलब होता है आत्माओं से बात करने का एक जरिया। मीडियमिस्टिक सेंस होता है आत्माओं से बात करने का एक जरिया। व्हेन दांते इज इवोक्ड, दांते अलगिरी का मैंने पहले भी ऊपर बता दिया था इंट्रोडक्शन। तो ये जो कहानी है, जो उपन्यास है सिंक्लेयर लेविस का लिखा हुआ, इसमें एक दृश्य ऐसा भी आता है जहां पर आत्मा से वार्तालाप किया जाता है और जो दांते है, दांते अलगिरी, उसकी आत्मा को अभिमंत्रित किया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसका आह्वान किया जाता है। द कंपनी न्यू ऑफ दांते एज द गाय हु गॉट साइंड, सो ही ड्यूली अपीयर्स इन दिस कैपेसिटी एंड रिटर्न्स टू हिज ग्राइड्रॉन आफ्टर ए लिटिल बैंटर विद ए प्लीज्ड स्मर्क। इस कहानी के अंदर, इस दृश्य के अंदर जानबूझकर दांते की जो आत्मा है, उस टाइप से जो हमारा अदाकार है, वो दांते की आत्मा को अपने अंदर लेके आता है। जो ग्राइड्रॉन है, ग्राइड्रॉन का मतलब होता है जो पानी के जहाज होते हैं उनको मरम्मत के लिए जब बंदरगाह पे उतारा जाता है तो उसके नीचे एक स्ट्रक्चर रख दिया जाता है ताकि जहाज जो है वो दाएं या बाएं ना लुढ़के, क्योंकि जहाज का जो नीचे वाला सरफेस होता है वो चपटा नहीं होता बल्कि इस टाइप का होता है। तो उसको संभालने के लिए नीचे लकड़ी का एक ढांचा होता है जो जिसके बीच में जहाज अटक जाता है और दोनों तरफ से वो ढांचा उसको जहाज को बैलेंस कर लेता है। और उसके बाद में ग्रिडॉन के बाद में बैंटर, बैंटर का मतलब होता है मजाक, और स्मर्क का मतलब होता है नखरे वाली जो मुस्कुराहट होती है। तो इस दृश्य में ऐसा ही होता है कि हमारा जो अदाकार है वो एक इस सीन को जब दृश्य दिखाया जाता है तो वो बिल्कुल किसी एक अपनी जो मुस्कुराहट है, जो एक नखरे वाली मुस्कुराहट है, जो मजाक है, उसके साथ वापस इस दृश्य को सामान्य कर देता है। ही हैज बिकम अ प्रॉपर कॉमिक। और एक मजाक का जो चैप्टर है, एक मजाक का जो टॉपिक है, विषय जो है वो बन के रह जाता है। एंड इट वुड सीम दैट ही इज हैविंग ए सिमिलर इफ लेस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस इन सोवियत रशिया। अब बातों ही बातों में जो ऑथर है हमारे इस ऐसे को वो रशिया तक लेके जाते हैं, यानी जो उनके समय की बात है, ये उनके काल की बात है कि रशिया और जो ब्रिटेन है और जो अमेरिका है तो उनके बीच में क्या तनातनी और खींचातानी चल रही थी। सब यूरोप में सुपर पावर बनना चाहते थे, आज भी यही समस्या है। तो ये सारी समस्याएं, ऑथर कहता है कि ये जो सारा अनुभव है, ये सारा अनुभव उस अदाकार को तब और ज्यादा शायद प्राप्त होता या कम प्राप्त होता अगर वो उस समय के दौर में रशिया भी जाके आता। ही हैज बीन फेरीड अक्रॉस देयर बट ही इज कंडेम्ड एज ए सैडिस्ट। तो हमारी जो कहानी होती है उसमें ये जो हमारा अदाकार है वो क्या होता है, किसी जहाज के अंदर बैठकर रशिया भी जाता है, लेकिन उसको एक सैडिस्ट यानी परपीड़क कहकर उसकी भर्त्सना की जाती है। कंडेम का मतलब भर्त्सना करना, परपीड़क का मतलब ये होता है जिसे लोगों को दुख या तकलीफ देने में आनंद आता है, मजा आता है। तो कहानी में जब वो रशिया में पहुंचता है, जब वो सोवियत रशिया हुआ करता था, सोवियत रशिया उस समय रशिया बहुत बड़ा हुआ करता था और उसमें यूरोप के, एशिया के बहुत सारे देश मिलाकर एक रशिया बना था जिसको USSR कहते थे। तो वहां पर उसकी भर्त्सना की जाती है, उसको एक सैडिस्ट कहा जाता है। दैट इज टू से द पावर टू अंडरस्टैंड हिम हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड। और साफ ये बात पता चलती है कि दांते को समझने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको तो कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया गया है। सर्टेनली दांते रोट ओवर द गेट्स ऑफ द हेल दैट दे वर मेड बाय द पावर, विजडम एंड लव ऑफ गॉड। दांते अलगिरी है, उन्होंने अपनी जो किताब है डिवाइन कॉमेडी, जिसके लिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं डिवाइन कॉमेडी के लिए, तो उस डिवाइन कॉमेडी जो है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो नर्क के दरवाजे हैं वो 3 चीजों से मले हैं, शक्ति से, बुद्धिमता से और भगवान के प्रेम से, इन 3 चीजों से। और फिर ये जो इटालियन लैंग्वेज है, क्योंकि वो जो दांते अलगिरी थे वो इटालियन थे, तो इटालियन लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है। एंड नीदर, तो हम इसको छोड़कर फ्रेज को यहां से शुरू करेंगे। एंड नीदर द मिडिल वेस्ट नॉर द सोवियट्स नॉर आवरसेल्व्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू एग्री विद दैट। ऑथर कहता है कि दांते ने जो इतनी गहराई से चीजें लिखी हुई हैं, ना तो हम उसको समझ सकते हैं, ना ही इराक, ईरान, अफगानिस्तान के मिडिल वेस्ट के लोग उसको समझ सकते हैं, ना ही जो सोवियट्स हैं वो उसको समझ सकते हैं। किसी से भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो दांते को पूरी तरीके से समझ ले। बट देयर इज नो रीजन वाई वी शुड नॉट अंडरस्टैंड इट। लेकिन समझना अगर मुश्किल है तो ऑथर कहता है कि लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम दांते को तिरस्कृत करते पूरी तरीके से छोड़ दें। ऐसी क्या चीज है कि जो हमें मजबूर करे कि हम दांते को समझना बंद कर दें? ऐसा तो हमारे पास कोई कारण नहीं है। एंड स्ट्रेच ओवर माइंड्स अगेंस्ट हिज ऑल्दो दे हैव ए डिफरेंट शेप। क्या हो गया अगर दांते के विचार बड़े अलग थे, लेकिन अगर उसके विचार गहरे हैं, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो हमें दांते को समझने से रोकती है? क्या ऐसी चीज है जो हमें हमारे दिमाग की नसों को दांते को पढ़कर उबालने से रोकती है?
यानी हमें करना चाहिए। द पास्ट इज ऑफन uncongenial as far as its statements are concerned, but the trained imagination can surmount them and reach the essential. ऑथर कहता है कि यह बात जरूर है कि हमारा जो इतिहास रहा है वो अनकॉन्जेनियल का मतलब होता है अनुकूल, मुताबिक, जो किसी चीज के मुताबिक हो। ऑथर कहता है कि अगर हम इतिहास के स्टेटमेंट्स यानी उनके वाक्यों की बात करें, उनके जो स्टेटमेंट्स बयान दिए गए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो बिल्कुल जो है वो अनुकूल हमें साबित होते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो हमारे सामने मुताबिक साबित होते हैं जब तक कि हम केवल उनके बयानों की बात करें। लेकिन अगर हम ये माने कि कोई ट्रेंड इमेजिनेशन है, यानी आज के जो लोगों की जो सोच है, जिसको केवल पहले के लोगों की जो सोच होती थी वो कुछ पढ़कर कुछ घड़कर बनती थी, लेकिन आज के लोगों की जो सोच होती है वो ट्रेंड इमेजिनेशन होती है। यानी लोगों की जो सोचने समझने की क्षमता है उसको भी लोग क्या करते हैं, ट्रेंड करते हैं, जैसे किसी जानवर को ट्रेंड किया जाता है। लेकिन ऑथर कहता है सरमाउंट का मतलब होता है पार पाना, किसी चीज से पार निकलना। लेकिन ऑथर कहता है कि ये जो चीजें हैं अगर इन पर भी दबाव दिया जाए तो हमारी ये जो समस्याएं हैं हम इन बाधाओं को पार कर सकते हैं और मनुष्य के जीवन की जो सबसे एसेंशियल चीज है उस तक हम पहुंच सकते हैं। यहां से हम अपने सेकंड पार्टनर्स को शुरू करेंगे क्योंकि बहुत लंबा ऐसे है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखना, मेरी फीस देना मत भूलना, यानी कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट, और हां, अपने जैसे और किसी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं लिटरेचर के उनको जोड़ना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।